हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है गाइज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरेटिव एआई के बारे में। ये हमारी कंप्लीट गाइड है अबाउट जनरेटिव एआई। इसमें हम लोग देखेंगे कि जनरेटिव एआई होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, प्लस इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं, और इसके एडवांटेजेस प्लस लिमिटेशंस के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना, और गाइज वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीप लर्निंग। आपको जनरेटिव एआई लर्न करने से पहले आपको डीप लर्निंग प्लस मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीप लर्निंग क्या होती है। डीप लर्निंग या सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का ही बेसिकली सबसेट है और ये फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओके, डीप लर्निंग क्या करता है कि फोकसेस ऑन ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग के अंदर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं। ओके, ये बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसी के बिहाफ पे हमारा एनएलपी बना होता है, जो कि पार्ट है हमारे डीप लर्निंग का ही। न्यूरल नेटवर्क्स लर्न एंड मेक प्रिडिक्शंस फ्रॉम डेटा। न्यूरल नेटवर्क क्या करते हैं, लर्न करते हैं एंड मेक प्रिडिक्शंस फ्रॉम डेटा। जो भी हम डेटा देते हैं उससे लर्न करते हैं और उसी से वो प्रिडिक्शंस करते हैं। न्यूरल नेटवर्क सिमुलेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। लाइक जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी टाइप हमारा न्यूरल नेटवर्क्स भी काम करता है। दे अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन डेटा। ओके, डीप लर्निंग एम्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शंस। डीप लर्निंग क्या बेसिकली एक मशीन लर्निंग का ही सबसेट है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स हमारे जो होते हैं उसको हम लोग ट्रेन करते हैं और उसी के बिहाफ पे हमारी जो प्रिडिक्शंस होती है वो होती है। डीप लर्निंग के दो पार्ट होते हैं गाइज। सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग और दूसरा होता है जनरेटिव मॉडलिंग। डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग क्या होता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है गाइज, ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट जो हम लोग लेबल्स डेटा देते हैं उसी के बिहाफ पे ये बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है। गाइस, जैसे आप लोग कैट एंड डॉग के डेटा पे आप लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, उसके बाद जब आप कोई न्यू इमेज देते हो कैट या डॉग का, आपका मॉडल फाइंड कर लेता है कि किस चीज की इमेज है, कैट की है या फिर डॉग की है। ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग प्रॉपर्टीज और लेबल्स बेस्ड ऑन डेटा फीचर। इट कैन बी यूज फॉर टास्क लाइक इमेज क्लासिफिकेशन। A descriptive model can be trained to identify object like cats, dog by learning from labeled data। आप लोग इसको लेबल डेटा देते हो, वो उसी के बिहाफ पे ट्रेन होता है आपका जो मॉडल होता है वो। और जब आप कोई न्यू इमेज देते हो तो ये फाइंड कर लेता है कि आपकी जो इमेज है वो कैट है या फिर डॉग है। गाइस, डिस्क्रिप्टिव जो मॉडलिंग था उसके अंदर क्या हो रहा था कि उसके अंदर कोई भी न्यू डेटा क्रिएट नहीं हो रहा था। इसके अंदर हम लोग जो डेटा दिए हैं उसी के ऊपर आपका मॉडल ट्रेन होता है और वो उसी डेटा के अंदर से आपको बताता है कि जो इमेज आप लोग दे रहे हो किस टाइप की इमेज है। ओके, ये बेसिकली किस चीज़ पे काम करता है, क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करता है। अब हमारे पास जो जनरेटिव मॉडलिंग आया हुआ है, इसके अंदर क्या होता है कि ये खुद से यूनिक जो इमेजेस होती हैं, यूनिक डेटा क्रिएट कर लेता है। जनरेटिव मॉडलिंग क्रिएट्स न्यू डेटा रिजेंबलिंग अ गिवन डेटा सेट। इट लर्न्स पैटर्न स्ट्रक्चर to generate new samples. For example, a generative model trained on cat images कैन जनरेट न्यू कैट इमेजेस। आपने कैट एंड डॉग के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया और वो खुद से ही एक न्यू जो कैट की इमेज है वो जनरेट कर सकता है या फिर डॉग की इमेज जनरेट कर सकता है। इसको बोलते हैं जनरेटिव मॉडलिंग। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है। आप लोग यदि इसको कुछ कंटेंट दोगे, टेक्स्ट में कंटेंट दोगे तो खुद से भी कंटेंट जनरेट कर पाएगा। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं जनरेटिव मॉडलिंग और इस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग, जो कि बेसिकली क्लासीफाई कर रहा है कि किस टाइप की इमेज है और एक खुद से यूनिक चीजें जनरेट कर पा रहा है। ओके, जनरेटिव मॉडल्स हैव टू एबिलिटी टू क्रिएट यूनिक कंटेंट। ये बेसिकली डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग या फिर डिस्क्रिमिनेटिव मॉडलिंग और जनरेटिव मॉडलिंग के अंदर। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई के बारे में। जनरेटिव एआई रेफर्स टू अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है, एक बेसिकली एआई का ही ब्रांच है जो कि ओरिजिनल एंड क्रिएटिव कंटेंट जनरेट कर लेता है खुद से। ओके, अनलाइक ट्रेडिशनल एआई सिस्टम दैट फॉलो प्री डिफाइंड रूल्स, जनरेटिव एआई यूटिलाइज डीप लर्निंग एल्गोरिथम ओके टू लर्न पैटर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड जनरेट न्यू आउटपुट। ये क्या काम करता है कि जैसा कि आपको पता है जो ट्रेडिशनल एआई सिस्टम होते हैं उसके अंदर हम लोग प्री डिफाइंड रूल्स देते हैं कि आपको इस रूल्स के बिहाफ पे ही क्या डिसीजन लेना वो लेना। ओके, बट जो जनरेटिव एआई वो क्या काम करता है, खुद से लर्न करता है। जो डीप लर्निंग के जो आपने रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा उसके अंदर खुद से डिसीजन वो ले लेता है। इसी टाइप का जो हमारा जनरेटिव एआई वो खुद से वो डिसीजन ले रहा है कि उसको किस टाइप से काम करना है या फिर किस टाइप का आउटपुट देना है। ओके, जनरेटिव एआई यूजेस मेथड्स लाइक न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है। रेनफोर्समेंट लर्निंग हुआ आपका, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स प्लस गैन जो मॉडल होता है उसको यूज करता है टू जनरेट आउटपुट, यूनिक आउटपुट और ओरिजिनल क्रिएटिव कंटेंट।
कंटेंट। सो ये आपने देखा कि जनरेटिव एआई होता क्या है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, जनरेटिव एआई जो है वो कैसे काम करता है। सो जनरेटिव एआई के अंदर कुछ फेजेस दिए हुए होते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज के अंदर क्या होता है कि जनरेटिव एआई मॉडल एंड डिस्क्रिमिनेटर आर ट्रेन टुगेदर। जो आपने अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक डिस्क्रिमिनेटर होता है, एक जनरेटिव होता है। ओके, सो ये दोनों क्या होते हैं कि दोनों एक साथ ट्रेंड होते हैं यूजिंग लार्ज डेटा सेट ऑफ इमेजेस। द जनरेटिव जो मॉडल होता है ट्राइज टू क्रिएट इमेजेस दैट लुक रियल। आपको भी पता है कि जो जनरेटिव मॉडल है वो क्या करता है कि वो खुद से इमेजेस क्रिएट करता है, बट वो फेक होती है, रियल नहीं होती है। सो बट वो ट्राई करता है कि रियल जैसी इमेज क्रिएट करने की। वाइल जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो क्या काम करता है कि वो क्लासीफाई करता है कि कौन सी इमेज रियल है और कौन सी इमेज फेक है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप पे क्या होता है, इटरेटिव प्रोसेस, जिसको बोलते हैं हम लोग इटरेटिव प्रोसेस। सो ट्रेनिंग फेज में क्या हो रहा था कि जो जनरेटिव एआई था वो खुद से इमेजेस क्रिएट कर रहा था। जो सेकंड प्रोसेस है जो उसको हम बोलते हैं इटरेटिव प्रोसेस। सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेटर से जो फीडबैक आ रहा है ना, उसके बिहाफ पे जो जनरेटिव का जो इमेज क्रिएट हो रही है उसको और इम्प्रूव किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटर ने फीडबैक दिया कि ये फेक है, तो उसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए जो हमारा जनरेटिव है वो और अच्छी तरह से काम कर रहा है। सो फीडबैक कहाँ से मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेटर से। और काम कहाँ पे चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे चल रहा है आपका जनरेटिव एआई मॉडल के ऊपर। सो ये जनरेट कर रहा है और ये फीडबैक दे रहा है इसको। ये हमारा सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर्स का रोल दे रखा है बेसिकली कि वही डिस्टिंग्विश करता है फेक इमेज है या फिर real image on the behalf of color, shapes, texture and patterns. Okay, it compares the generated images from generative model to real images. जो आपने रियल इमेजेस दिया जिसके ऊपर आप ये डेटा को ट्रेन कर रहे हो वो उसी से कंपेयर करता है बेसिकली, और वो बताता है कि ये फेक है या फिर रियल इमेज है। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं अगला प्रोसेस। ये हमारा थर्ड था। अब हम लोग फोर्थ के ऊपर जाने वाले हैं जो कि है इवेल्युएशन। सो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जनरेटिव एआई कैसे जनरेट करता है इमेजेस, और जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है कि रियल है या फिर फेक है। इवेल्युएशन में क्या होता है बेसिकली, एक बार आपका मॉडल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप यदि कोई किसी भी चीज़ के ऊपर यदि अपने मॉडल से इमेज क्रिएट करवाओगे तो वो ऐसा इमेज क्रिएट करेगा सो दैट ऐसा लगेगा आपको कि ये रियल है। ओके, सो यहाँ पे भी आप लोगों को मैं एक यहाँ पे इमेज के जरिए आपको समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है। सो ये बेसिकली आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रैंडम इनपुट ले रहा है यहाँ से, और यहाँ पे जनरेट कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बेसिकली जनरेट मॉडल्स यहाँ से जनरेट करेगा। डिस्क्रिमिनेटिव जो मॉडल हो यहाँ से वो डिस्टिंग्विश करेगा कि रियल है या फिर फेक है। यहाँ पे देखो रियल है या फिर फेक है। सो यहाँ से रैंडम इनपुट गया, जनरेट किया, ठीक है, जनरेटेड फेक इमेजेस। उसके बाद यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे इवेल्युएट होगा, यहाँ से रियल इमेजेस भी लेगा ये और यहाँ से ये फेक इमेजेस भी लेगा। सो गाइस इन दोनों के बीच में कंपेयर करेगा कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। उसके बाद यदि ज़्यादा ही फेक रहा फिर दोबारा ये आएगा, फिर अपडेट करेगा, फिर उसको और अच्छी तरह से इंप्रूव करके जो फेक इमेज है उसको और इंप्रूव करेगा सो दैट कि वो रियलिस्टिक लगे। ओके, दोबारा डिस्क्रिमिनेटर पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अपडेट करेगा मॉडल को बार बार। सो ये प्रोसेस बार बार चलता है, ठीक है। उसके बाद जाके आपकी एक इमेज आती है जो कि बिल्कुल रियल लगती है, बट वो होती क्या है, वो फेक इमेज होती है जो कि जनरेट की गई होती है जनरेटिव एआई के जरिए। ओके, सो ये कैसे, सो गाइज ये ऐसे काम, सो गाइज जनरेटिव एआई इस टाइप से काम करता है। सो आपको मैंने बता दिया कि जनरेटिव एआई कैसे काम करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। सो एप्लीकेशंस के लिए हम चलते हैं अगले पीपीटी पे, और यहाँ पे हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहले आपका कि इमेज जनरेशन। अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल आपको बताया वो सभी इमेज जनरेशन से रिलेटेड थे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो गैन है, मतलब जो गैन है जो कि है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स कैन क्रिएट रियलिस्टिक इमेजेस दैट रिजेंबल्स रियल फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स और इवन एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट। सो ये बेसिकली क्या है कि जो जनरेटिव है वो बेसिकली यूज हो सकता है इमेज जनरेशन के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन के लिए। यदि आप, जैसे कि हमारे पास है ओपन एआई, आपने चैट जीपीटी को यदि यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि आप यदि उससे कुछ भी पूछोगे तो वो खुद से टेक्स्ट जनरेट कर लेता है। ओके, सो ये बेसिकली पार्ट है जनरेटिव एआई का ही। और यहाँ पे जो इमेज का है, इमेज का हमारे पास जो पार्ट है वो डाली 2 है। ओके, ये यदि आपने उसे यूज किया है, बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पैसा मांगता है जो कि $15 है। तो आपको पैसा पेमेंट करनी पड़ेगी टू यूज डाली। बट यहाँ पे जो ओपन चैट जीपीटी वो फ्री है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो टेक्स्ट जनरेशन के अंदर चैटबॉट यूज कर सकते हो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और कंटेंट क्रिएशन ये सब आप बना सकते हो इसके अंदर यूजिंग जनरेटिव एआई।
अब हमारा थर्ड नंबर पे म्यूजिक कंपोजिशन। आप लोग म्यूजिक को भी कंपोजिट कर सकते हो यूजिंग जनरेटिव एआई। खुद से जो एआई है वो खुद से म्यूजिक बना सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली यूज होता है म्यूजिक कंपोजिशन में भी। हमारे पास फोर्थ नंबर पे है वीडियो सिंथेसिस। खुद से वीडियो भी बना लेता है हमारे पास जनरेटिव एआई। सो यहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियो ये क्रिएट कर सकता है। ओके, हमारे पास है फिफ्थ नंबर पे है गेम डिजाइन। आपको खुद से यदि डिजाइन करना कोई गेम, ठीक है, तो आप लोग जनरेटिव एआई से भी डिजाइन करवा सकते हो, जो कि ये खुद से गेम डिजाइन कर लेगा, न्यू लेवल्स डिजाइन करेगा, कैरेक्टर्स, गेम एसेट्स, एनहेंसिंग द क्रिएटिविटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ वीडियो गेम्स। सो इस टाइप से हमारा जो एप्लीकेशन है जनरेटिव एआई। सो मैं आप लोगों को अब रियल यूज केसेस बता देता हूँ ऑफ जनरेटिव एआई। सो यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारे पास है डाली 2, जो कि बेस्ड है जनरेटिव एआई, जो कि इमेज जनरेट करता है। बार्ड, जो कि गूगल का है, आपको भी पता है टेक्स्ट जनरेट करता है, जो कि लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में भी बता सकता है। बार्ड और चैट जीपीटी के अंदर यही अंतर है कि ये जो बार्ड है वो जो लेटेस्ट न्यूज उसको भी बताता है, बट चैट जीपीटी मोड ये डेटा पे ट्रेंड है, इसलिए जो लेटेस्ट न्यूज है उसके ऊपर ये काम नहीं कर पाता। बट ये जो प्रीवियस है उसके यदि आप कोई क्वेश्चन पूछते हो चैट जीपीटी से तो ये बेसिकली उसका आंसर दे सकता है। ओके, सो ये बेसिकली चार बार्ड एंड डाली 2 ये बेसिकली बेस्ड है जनरेटिव एआई के ऊपर ही। ओके, ये जितने भी मॉडल आपने यहाँ पे चैट जीपीटी प्लस बार्ड यूज किया होगा, डाली जो है, डाली के लिए पैसा मांगता है $15। आप यदि पेमेंट करोगे तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। अब हमने देखा कि एप्लीकेशंस क्या क्या है ऑफ जनरेटिव एआई। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके कुछ की टेक्निक्स के बारे में, जो कि जनरेटिव एआई के अंदर यूज होता है। सबसे पहले हमारे पास वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। सो गाइस, इसके अंदर होता है एनकोडर्स और डिकोडर्स। एनकोडर क्या काम करता है कि यदि आपके पास कोई लार्ज सेट ऑफ डेटा या फिर इमेज है लार्ज पिक्सल्स में, उसको एक छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइड कर देता है, और उसके बाद डिकोडर क्या करता है, उस चीज़ को डिकोड करता है, उसको दोबारा लार्ज में कन्वर्ट कर देता है। सो VAEH आर स्पेशल मॉडल दैट यूज two machines, the encoder and decoder, to turn complex things into simpler रिप्रेजेंटेशन, वाइस वर्सा। ओके, सो ये क्या काम करता है कि कॉम्प्लेक्स थिंग्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है, जो एनकोडर वो, और जो डीकोडर वो क्या काम करता है कि जो सिंपल चीज़ें हैं उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। दिस अलाउ अस टू मेक न्यू एंड यूनिक थिंग्स बेस्ड ऑन व्हाट द मॉडल हैज लर्न फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स। सो ये बेसिकली आपका वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। सो ये सेकंड नंबर पे हमारे पास जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जो कि आपको गैन मॉडल। गैन कंसिस्ट ऑफ जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जनरेटर क्या करता है, रियलिस्टिक जनरेट करता है इमेजेस, और डिस्क्रिमिनेटर उसको डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सी फेक है और कौन सी रियल है। सो ये बेसिकली गैन मॉडल काम करता है। द जनरेटर ट्राइज टू जनरेट रियलिस्टिक सैंपल, सेम है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो बिल्कुल सेम है जो गैन मॉडल यूज करता है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, जो कि है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो कि आरएनएन्स बोलते हैं। आरएनएन्स आर क्लास ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जो कि डीप लर्निंग का पार्ट है, डिजाइन टू हैंडल सिक्वेंशियल डेटा। यदि आपको सिक्वेंस में डेटा चाहिए होता है तो वहाँ पे आपका यूज होता है आरएनएन। ओके, दे आर वाइडली यूज इन टेक्स्ट जनरेशन। यदि आपको टेक्स्ट जनरेट करना तो वहाँ पे यूज होता है। म्यूजिक कंपोजिशन, क्योंकि ये सीक्वेंस में म्यूजिक आपकी क्रिएट होगी तो वहाँ पे यूज होता है आपका RNN। ओके, RNN आर प्रोसेस ऑफ इनपुट सीक्वेंसली अलाउइंग देम टू कैप्चर टेम्पोरल डिपेंडेंसीज एंड जनरेट कोहेरेंट सीक्वेंस। सो ये डिपेंडेंसी मतलब प्रीवियस डेटा के ऊपर जो नेक्स्ट वाला डेटा होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए जो RNN होता है वो बेसिकली टेक्स्ट जनरेशन और म्यूजिक कंपोजिशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। हमारे पास है फोर्थ नंबर पे ट्रांसफॉर्मर्स, जिसके बारे में आपको पता होगा। ट्रांसफॉर्मर टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल दैट आर रियली गुड एट अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन थिंग्स दैट हैपन वन आफ्टर अनदर। सो ये भी बेसिकली सीक्वेंस टाइप पे ही चलता है, लाइक सेंटेंस इन स्टोरी। आपको यदि एक स्टोरी लिखनी है उसमें भी सेंटेंस वाइज सेंटेंस काम चलता है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर आप लोग यूज कर सकते हो। दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स बिकॉज दे कैन टेक इन अ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग एल्स। आपसे बंच ऑफ इंफॉर्मेशन लेगा और उस इंफॉर्मेशन को किसी और चीज़ में भी वो टर्न या फिर कन्वर्ट कर सकता है। ओके, ट्रांसफॉर्मर कंप्यूटर मॉडल दैट आर ग्रेट एट अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन टेक्स्ट एंड कैन जनरेट न्यू टेक्स्ट दैट साउंड्स लाइक ह्यूमन। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो कि आपसे वो टेक्स्ट लेगा, बट वो और टेक्स्ट मतलब कि जो यूनिक टेक्स्ट है वो भी जनरेट कर सकता है और वो ह्यूमन के जैसा ही लगेगा। सो ये काम आपका ट्रांसफॉर्मर का। सो मैंने आप लोगों को 4 टेक्निक्स बताएं जो कि यूज होते हैं जनरेटिव एआई के अंदर। अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिव एआई। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन।
आप लोग कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो जनरेटिव एआई को। सेकंड नंबर पे हमारे पास है क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन। यदि आपको क्रिएटिव यूनिक चीज़ें करनी है तो आप लोग जनरेटिव एआई को यूज करो, वहाँ से यूनिक कंटेंट आप लोग लिख सकते हो, यूनिक इमेजेस जनरेट कर सकते हो, यूनिक जो म्यूजिक है उसको कंपोज कर सकते हो। ओके ना, हमारे पास यहाँ पे नंबर थर्ड पे है टेक्निकल सपोर्ट। यदि आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप लोग जनरेटिव एआई से मांग सकते हो। आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताओ और ये खुद से टेक्निकल सपोर्ट दे सकता है जनरेटिव एआई। नंबर फोर्थ पे हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च। अब यहाँ पे बहुत से साइंटिफिक रिसर्च प्लस मेडिकल रिसर्च में भी यूज हो रहा है हमारा जनरेटिव एआई, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन नहीं कर पा रहा वो हमारे जनरेटिव एआई कर रहा है, और खुद से भी चीज़ें कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें करने की कोशिश हो रही है जनरेटिव एआई के जरिए। ठीक, सो ये हमारा नया टॉपिक है और जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल चल रहा है जनरेटिव एआई, और ये इसका यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बार्ड लॉन्च हुआ, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, डाली लॉन्च हुआ। सो आप लोग देख सकते हो ज़्यादातर जो ह्यूमन है वो हमारे एआई के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, और ज़्यादातर चीज़ें एआई अब हमारा संभालने लगेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या हैं। अभी अभी तक हमने एडवांटेजेस देखा ऑफ जनरेटिव एआई, अब हम लोग देखने वाले लिमिटेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। सो गाइस, लिमिटेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। सबसे पहले हमारे पास है एथिकल कॉन्सर्न। अब एथिकल कॉन्सर्न का मतलब क्या हुआ? सो गाइस, आपको भी पता है कि जो जनरेटिव एआई वो बेसिकली फेक इमेज जनरेट कर रहा है, बट वो लगता कैसा? रियल लगता है। सो ये बेसिकली एक फेक न्यूज का काम कर सकता है। सो इसका यदि कुछ गलत लोग हैं उसका एक गलत उपयोग कर सकते हैं जनरेटिव एआई का। सो जहाँ पे रियल इमेजेस चाहिए वहाँ पे वो लोग फेक इमेज दे सकते हैं, बट वो लगेगी पूरा रियल के जैसा। तो ये है एथिकल कॉन्सर्न्स ऑफ जनरेटिव एआई। सेकंड नंबर पे आपका डेटा डिपेंडेंसीज। अब डेटा डिपेंडेंसीज का मतलब क्या हुआ कि आपने जो डेटा दिया हुआ है वो उसी के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि आपने कोई मॉडल ट्रेन किया ऑन डॉग एंड कैट के ऊपर, ओके, और आपने किसी और का डेटा दे दिया, तो ये क्या है? बेसिकली डेटा डिपेंडेंसी। आपने जितना डेटा दिया है आपका मॉडल केवल उतने के ऊपर ही ट्रेंड है। ओके, सो ये है डेटा डिपेंडेंसीज। आपने यदि कोई न्यू डेटा दिया इससे इसको या जनरेटिव एआई को आपने पूछा कि किस टाइप का डेटा है, तो वो ये नहीं बता पाएगा क्योंकि एक लिमिटेड डेटा पे ट्रेंड है। ओके, ओवरफिटिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ओवरफिटिंग का मतलब हो कि आपका जो मॉडल कुछ ज़्यादा ही एक ही चीज़ पे फिट है। जैसे कि आपने कोई मॉडल मॉडल बनाया टू ट्रेन लाइक डॉग एंड कैट को क्लासिफाई करने के लिए। ओके, सो आपका जो मॉडल है वो केवल एक ही चीज़ पे ट्रेंड हो गया कि एक कैट है। ओके, सो ये डॉग को फाइंड नहीं कर पाया क्योंकि वो ओवर फिट हो चुका है आपका मॉडल। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास तीन जो है लिमिटेशंस ऑफ जनरेटिव एआई। हमारे पास फोर्थ नंबर पे है लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी। सो भाई, लैक ऑफ इंटरप्रिटेबिलिटी का मतलब हुआ कि जो जनरेटिव एआई होता है जब भी कोई न्यू चीज़ें क्रिएट करता है तो वो क्या होता है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि इमेज है, ये वाली जो इमेज है ये बेसिकली जनरेटिव एआई ने क्रिएट किया है। ओके, सो इस चीज़ को समझना कि ये रियल है या फिर फेक है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके जो जनरेटिव है वो बेसिकली अपने आप को ही ट्रेंड कर रहा है कि रियल इमेजेस टाइप की इमेज जनरेट कर सके। ओके, सो यदि यदि इस चीज़ को जो जनरेटिव है इस चीज़ को यदि आप यूज करना चाहते हो इन लॉज एंड मेडिसिन्स में, सो वहाँ पे तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि इसके बैक में क्या चल रहा है, ये कैसे क्रिएट किया है, कौन सी रियल है और कौन सी फेक है। सो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगा, मतलब कि लैक करेगा ऑफ जनरेटिव एआई। ओके, इन लॉज एंड मेडिसिन्स में यदि कोई मेडिसिन्स मान लो जनरेटिव एआई क्रिएट करता है, सो उसके बैक में पता होना चाहिए कि कैसे क्रिएट किया, कौन सी रियल है कौन सी फेक है। ऐसी लॉज में लॉज कुछ आ रहे हैं, मान लो जनरेटिव एआई ने कुछ लॉज दिए, सो वो भी पता होना चाहिए कि ये गलत है सही है, क्योंकि वो देखने में तो सही लगेगा बट वो गलत भी हो सकता है। सो ये कुछ लिमिटेशंस है ऑफ जनरेटिव एआई जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एडवांटेजेस के बारे में तो सही बात करते हैं बट लिमिटेशंस भी हैं कुछ हमारे पास जनरेटिव एआई के बारे में। सो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 4 टाइप्स के जो लिमिटेशंस है उसके बारे में। सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जनरेटिव एआई क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव प्लस जनरेटिव के बीच में डिफरेंस क्या है, डीप लर्निंग के बारे में हमने बात किया था, और कैसे काम करता है हमारा जनरेटिव एआई, प्लस इसके अंदर कुछ हमने की टर्मिनोलॉजीज देखी कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, और इसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस के बारे में हमने बात किया। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।